नमस्कार, द PYQ ओल्ड पेपर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 जो होने वाली है, रीट लेवल 2 के लिए हम सामाजिक अध्ययन का सोल्व पेपर करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? ऑप्शन ए 1901 से 1911, ऑप्शन बी 1911 से 1921, ऑप्शन सी 1921 से 1931, ऑप्शन डी 1971 से 1981। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 से लेकर 1921 के बीच में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। आइए हम देखते हैं। 1911 से 1921 के दशक में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके पिछले दशक अर्थात 1901 से लेकर 1911 के दौरान भारत की जनसंख्या दर काफी स्थिर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? ऑप्शन ए टिस्को, ऑप्शन बी VISL, ऑप्शन बी इसको, ऑप्शन डी SAIL। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसको। आइए देखते हैं। इसको लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है, जिसका पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड था। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। ये याद रखना है। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण में अवस्थिति का सही क्रम है। उत्तर से लेके दक्षिण में क्रम बताना है। ऑप्शन ए तराई, भाबर, खादर, डेल्टा, ऑप्शन बी तराई, भाबर, डेल्टा, खादर, ऑप्शन सी भाबर, खादर, डेल्टा, तराई, ऑप्शन डी भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। इसके बारे में बात करते हैं। भाबर, तराई, खादर और डेल्टा भूआकृतियों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। भाबर की बात करते हैं। जो भाबर का मैदान है वो गिरिपाद के सहारे फैले हुए मैदान, अर्थात जब घाटी से निकलने वाली नदियां अपने मार्ग में लाए हुए बड़े बड़े चट्टानों को छोड़ देती हैं तथा नदी में 2 या 3 धाराओं में बढ़ जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाबर। तराई का मैदान की बात करते हैं तो भाबर के दक्षिणी भाग, जैसे यहाँ भाबर है तो उसके दक्षिणी भाग में, यहाँ पे दक्षिणी भाग में 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैले हुए मैदान को तराई का मैदान कहा जाता है, जहाँ नदियां पुनः 2 या 3 धाराओं में बढ़ जाती हैं। इस क्षेत्र की भूमि नम है तथा इस क्षेत्र में घास मैदान एवं वन है। यहाँ जल जमाव के कारण कई प्रकृति प्रदत्त बीमारियां पाई जाती हैं तथा इस क्षेत्र की मुख्य फसल गन्ना है। यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक पाया जाता है। खादर का बात करते हैं। खादर का मैदान, खादर उस भूभाग को कहा जाता है जहाँ प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी पहुंचता है। इस भाग की मिट्टी सदैव नवीन होती है। ये नवीन होती है मिट्टी, ये सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। डेल्टा की बात करते हैं। नदी के मुहाने पर बनी तिकोनी भूमि को डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। इसके बात करते हैं कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। जिप्सम, इसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। रासायनिक संरचना की दृष्टि से कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम को ही हम सेलेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेनाइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन डी लद्दाख, ऑप्शन डी गढ़वाल कुमाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। इसकी बात करते हैं कि जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन में लद्दाख क्षेत्र में किया जाता है। जंस्कर या जास्कर नदी भारत के लद्दाख श्रेणी के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती है, जो सिंधु नदी की एक उपनदी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चोरी चोरा की घटना कब हुई? ऑप्शन ए जनवरी 1922, ऑप्शन बी फरवरी 1922, ऑप्शन सी नवंबर 1922, ऑप्शन डी अप्रैल 1922। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1922, वो भी फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना हुई थी। आइए देखते हैं कि चोरा चोरी की घटना फरवरी 1922 को हुई थी। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह के गोरखपुर के चोरा चोरी पुरवा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई। आग लगाने की वजह से कई पुलिस वालों की जान चली गई। महात्मा गांधी जो
हिंसा के घोर विरोधी थे, इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी डेट है 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसे वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? ऑप्शन ए उदय सिंह, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राम सिंह, ऑप्शन डी मान सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जय सिंह। आइए देखते हैं। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के शासक जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की, खादी का प्रचार किया और आम जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी धातु दयान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था। आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म मनुष्य का भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खालिस्तान के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दादू को, ऑप्शन बी जयानक को, ऑप्शन सी रामदास को, ऑप्शन डी चोखा मेला को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चोखा मेला को वंचित वर्गों का पहला कवि कहते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि चोखा मेला को कहा जाता है। चोखा मेला महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने कई अभंगों की रचना की है। इनके कारण उन्हें भारत का दलित महार जाति का पहला महाकवि कहा गया है। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में चोखा मेला पहले संत थे जिन्होंने भक्ति काल के दौर में सामाजिक गैर बराबरी के लोगों के सामने रखा। संत श्री चोखे मेला भगवान श्री विदुल के अनंत भक्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? ऑप्शन ए राज सिंह, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी दुर्गादास राठौड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज सिंह द्वारा पत्र लिखकर औरंगजेब द्वारा जजिया कर जो लगाया गया था उसका विरोध किया। आइए देखते हैं। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर शासक राज सिंह ने पत्र लिखकर विरोध किया था। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया। उसके राज्य में जजिया कर के विरुद्ध हिंदुओं ने विद्रोह भी किया, जिसके बीच बीच में कुछ स्थानों पर जजिया हटा लिया गया। 1712 ईस्वी में जहांदर शाह ने अपने मंत्री जुल्फिकार खां व असद खां के कहने पर जजिया कर को विधिवत रूप से समाप्त कर दिया। कब? 1712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? बांसुरी की तरह सुश्री वाद्य यंत्र। और ऑप्शन ए अलगोजा, ऑप्शन बी बबंग, ऑप्शन सी रावणहत्था, ऑप्शन डी तदुंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलगोजा। जो अलगोजा है वो बांसुरी की तरह ही दिखता है। आइए देखते हैं। अलगोजा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। अलगोजा बांस से बना एक वायु वाद्य यंत्र है, जिसे सुश्री वाद्य यंत्र कहते हैं, वह है। यह राजस्थान का एक प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। ये याद रखना, ये राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र का नाम क्या है? अलगोजा। अलवर के मेओ समुदाय द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक द्विबांसुरी है। ये दो बांसुरियों को एक साथ बजाया जाता है, उसे अलगोजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ महाजनपद दे रखें और दूसरी तरफ नगर दे रखें। गांधार मथुरा से संबंधित है क्या? ऑप्शन बी अंध उज्जैन से संबंधित है। सी ऑप्शन सी अवंती सुतवती के से संबंधित है क्या? ऑप्शन डी कंबोज राजपुर से संबंधित। इसमें सही बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कंबोज है ये राइट आंसर है। कंबोज का संबंध राजपुर से है, बाकी गलत ही रखिए। आइए हम महाजनपद के बारे में जानते हैं। 16 महाजनपद के नाम व नगर निम्नलिखित दे रखे हैं। एक महाजनपद है और दूसरी जगह नगर दे रखा है। कंबोज
जिसकी राजधानी क्या थी? घाटक या राजपुर। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती की उज्जैन या महिष्मती कहते हैं। अंग की चंपा थी। वत्स की कौशाम्बी। कुरु की इंद्रप्रस्थ। वज्जी की वैशाली। मगध की गिरिव्रज या राजगृह कहते हैं। मल की थी कुशीनगर या पावा। अश्मक की थी पैठान या प्रतिष्ठान या पोतन उसे कहते हैं। मत्स्य की थी विराटनगर, ये इंपॉर्टेंट है। मत्स्य की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। सूरसेन की मथुरा। काशी की वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती। चंदी की चेदी कहते हैं चेदी की शक्तिमती। और पांचाल की अहिसत्रपुर। कंपिले ये राजधानी पांचाल की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बारा, ऑप्शन डी झालावाड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बारा। भंडदेवरा मंदिर बारा में स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं। भंडदेवरा मंदिर राजस्थान के बारा जिले के रामगढ़ कस्बे के पास स्थित है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अपनी वास्तुकला और नक्काशी के कारण राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना प्रसिद्ध है। राजस्थान का खजुराहो भंडदेवरा मंदिर। अगला क्वेश्चन देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। कथन 2 है उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कथन 3 है उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बना। इसमें से हमें सही कथन सुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली 1। ये राइट है, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त के साथ की। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। उसने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, उसने जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी अशोक नहीं था, बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। कथन 2 अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। इसमें से सही कथन चुनना है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और दोनों ही सही है। आइए देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है, जिन्हें अशोक के स्तंभों और गुफाओं की दीवारों पर अपने 269 ईस्वी से 231 ईस्वी चलने वाले शासनकाल में उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनके अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा में मिलते हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनीरम के सहकर्मी जेम्स पिसेम ने पढ़ा था। जेम्स पिसेम ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला बृहद अभिलेख, दूसरा स्तंभ अभिलेख, तीसरा लघु अभिलेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? इनमें से जो 6 दे रखे हैं, इनमें से कौन से पाकिस्तान में? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रभास पाटन, आलमगीर, चहुंदड़ो या कोटदीजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पहला, ये पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। दूसरा हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में है। प्रभास पाटन ये भारत में है। और आलमगीरपुर ये भी भारत में है। चहुंदड़ो पाकिस्तान में है और कोटदीजी ये भी पाकिस्तान में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी बीकानेर। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जालोर। जो महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त था उनका जन्म जालोर राजस्थान में हुआ था। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के जालोर जिले में भीनमाल नामक दागरबाऊ के निकट हुआ था। भीनमाल, इन्हें भीलमाल आचार्य के नाम से जाना जाता है। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ज्योतिष शास्त्र के 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडवाद खाद्य था। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। उसमें शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेखित किया गया। किसका? शून्य का। वैसे शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, पर इसमें शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। दूसरा कथन ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। कथन तीसरा व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। ये राइट है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहते हैं।
ये भी रह गया, दोनों कथन सही है। तीसरा, व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता है, ये गलत है। आइए देखते हैं कि वैदिक काल में प्रशासनिक इकाइयों आरोही क्रम में 5 भागों में बटी थी। एक तो कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश, चौथा जन और 5वां राष्ट्र। ग्राम के प्रधान अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था तथा विश का प्रधान विशपति कहलाता था तथा व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पानी कहा जाता था तथा गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए शाहपुरा, ऑप्शन बी सिंहथल, ऑप्शन सी रैन, ऑप्शन डी खेड़ापा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रैन। संत दरियाजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा रैन में स्थापित की गई थी। इसे राम स्नेही संप्रदाय रैन भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक संत दरियावजी का जन्म स्थान राजस्थान के पाली जिले के जैतारण ग्राम में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये अपने ननिहाल रैन यहाँ आ गए और यहीं अपनी साधना आदि संपन्न की और आजीवन इसी स्थान पर रहकर राम नामक स्मरण का उपदेश देते हुए 1815 में निर्वाण प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथाओं पर विचार कीजिए। कथन 1, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। कथन दूसरा, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। कथन तीसरा, उनकी माता का नाम महामाया था। कथन चौथा, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर बताना है हमें, सही कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, केवल 2 होगा कि उनका नाम वर्धमान था। आइए हम बात करते हैं कि महावीर का जन्म 1540 ईस्वी में कुंडक ग्राम, जो कुंडल ग्राम वैशाली में है, वहां हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशूला था। ये लिच्छवी राजा की चेटक की बहन थी, जबकि जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर ऋषभ थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 20 क्वेश्चन थे। कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा जरूर। धन्यवाद।